हेलो एवरीवन, दिस इज श्रेयस फ्रॉम फूल्स 10 एंड 4D एजुकेशन अब। गाइस देखते हैं आज के न्यूज़पेपर में क्या कुछ मेजर हेडलाइंस थे। एंड जैसा कि न्यूज़पेपर का इंपॉर्टेंस मैं आप सभी को हर सेशन में बताता हूं, कोई भी एस्पिरेंट्स हो, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, वेदर इट इज लॉ एंट्रेंसेस लाइक क्लैट हो गया, एलिट है, एलसेट है, एमएससीटी है, होटल मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स, दूसरे मेजर यूनिवर्सिटीज नासिमुंजी, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, सिम्बासिस, इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में अगर हम बात करें तो बैंकिंग एग्जाम्स लाइक आईबीपीएस, एसबीआई, एसएससी के एग्जाम्स हो गए, रेलवेज के एग्जाम्स हो गए। इन सभी एग्जाम्स में रेलवेज को अगर मैं छोड़ू तो बाकी सभी एग्जाम्स में इंग्लिश आपका एक बहुत ही बड़ा पोर्शन होता है। एज वेल एज इंग्लिश के साथ साथ आपका करंट अफेयर्स हो गया, जीके सेक्शन हो गया, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है, जनरल ग्रुप डिस्कशन है, पर्सनल इंटरव्यू है। इन सभी में आपको इस तरह के सेशंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। एंड मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर ये सेशंस आपको पसंद आते हैं तो ज़रूर हमारे वीडियो पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोस को शेयर करें। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट होने के पहले मैं बता दूं, आज हम दो आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। दोनों ही आर्टिकल्स, पहला आर्टिकल आपके लोकल गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट से, लोकल गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सेकंड आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे दलित मूवमेंट आज की डेट में कहां पर है, कहां से स्टार्ट हुआ था और आज की डेट में उसकी पोजीशन क्या है, राइट। तो फर्स्ट आर्टिकल जो एक मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन ने लिखा है, तो वो एक बहुत अच्छा आर्टिकल है आप लोगों के लिए। चलिए पहले हेडलाइंस देखते हैं। नंबर 1, एमिड ओवरट्योर्स टू सचिन पायलट, राजस्थान सीएलपी बैक्स गहलोत। ठीक है, राजस्थान में जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है ये आप सभी को पता होगा। राजस्थान में मिनिस्टर्स गलती से बिक ना जाए करके वो उनको 5 स्टार होटल्स में, रिजॉर्ट में रुकवाया जा रहा है। एनीवेज तो रिजल्ट जल्दी हमको विद इन अ वीक पता चल जाएगा। नेक्स्ट न्यूज इज सुप्रीम कोर्ट गिव्स एक्स रॉयल्स राइट टू मैनेज डाइटीज प्रॉपर्टी। ठीक है, एक्स रॉयल्स जो रॉयल फैमिलीज हुआ करते थे, उनके जो खानदानी जो टेम्पल हुआ करते थे, उसको जो डाइटी की प्रॉपर्टी है वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला वो प्रॉपर्टी का जो राइट है वो उस रॉयल फैमिली को जाता है। आगे बढ़ते हैं। विल इन्वेस्ट $10 बिलियन इन इंडिया सेज गूगल चीफ। गाइस आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्चुअल है। रिसेंटली हमने देखा था कि आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड गूगल सीईओ मिस्टर सुंदर पिचाई दोनों के बीच काफी देर तक लंबी वार्तालाप हुई। तो वहां पे डिसीजन निकला कि गूगल आने वाले समय पे डिजिटल इंडिया को प्रमोट करने के लिए, इकोनॉमी को डिजिटलाइज करने के लिए लगभग $10 बिलियन इन्वेस्ट करेगा। आगे बढ़ते हैं। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, ईरान ड्रॉप्स इंडिया फ्रॉम चाबहार रेल प्रोजेक्ट साइट्स फंडिंग डिले। भारत ने ईरान को वादा किया था कि चाबहार पोर्ट को डेवलप करने में हम आपका सपोर्ट करेंगे, लेकिन कोविड-19 के साथ साथ जो फंड्स का, जो कैश का क्रंच आया हमारे यहाँ पे, तो ईरान ने इंडिया के प्लान को ड्रॉप किया और वो खुद ही इसको फंडिंग करने की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट मेजर न्यूज, हाई सीबीएसई क्लास 12 मार्क्स विल पुश अप कट ऑफ्स। कल रिजल्ट आया, आप लोग सभी को पता होगा। नेक्स्ट न्यूज इज एक्टिव कोविड, ये कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर आ रही है। एक्टिव कोविड-19 केसेस फॉल बाय 30% इन दिल्ली। नेक्स्ट न्यूज इज पंजाब इंपोजेस कंप्लीट बैन ऑन पब्लिक गैदरिंग्स। आप लोगों को पता भी होगा बहुत सारे स्टेट्स फिर से लॉकडाउन कर रहे हैं, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन इस तरह से लॉकडाउन को फॉलो किया जा रहा है। ऑल राइट, सो आज का पहला आर्टिकल, मिस्टर अरुण मेहरा, member of planning commission. The caption of this article is enabling people to govern themselves. लोकल गवर्नेंस का इंडिया में इंपॉर्टेंस, साथ ही साथ आज की डेट में हम देखते हैं पिछले 400 सालों में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी डेवलप हुई, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी डेवलप हुई। पिछले 100 सालों के बारे में अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशंस जैसी एक बॉडी डेवलप हुई, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसी बॉडीज डेवलप हुई, सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, स्टेट गवर्नमेंट होता है, लोकल गवर्नमेंट होता है। इतने सारे स्ट्रक्चर्स होने के बावजूद भी, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, पब्लिक हेल्थ में इतना खर्चा करने के बावजूद भी यूनाइटेड नेशंस अपने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स निकालता है। ये सब होने के बावजूद भी व्हाई द हेल कोविड-19 आते ही ये सारा का सारा स्ट्रक्चर डिस्ट्रेस में आ गया। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर में जो गवर्नेंस जितनी एफिशिएंसी से होनी चाहिए थी वो चीजें क्यों नहीं दिख रही है, इस आर्टिकल में हमको उसका जवाब मिलेगा और इसका व्हाट्स द वे आउट ये भी यहां पर हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट न्यूज इज अनदर चैलेंज टू द दलित मूवमेंट। देश के दो बड़े नेता, बीजेपी सुप्रीमो मिसेस मायावती और चंद्रशेखर आजाद जो कि भीम आर्मी के नेताजी हैं, मिस्टर जिग्नेश मेवानी,
इस तरह के लोगों का नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा। ये इनका जो मोटिव था, आज से 30 साल पहले बहुजन समाज पार्टी जब स्टार्ट हुई थी, काशीराम जी ने इसे चालू किया था। किस मोटिव से चालू किया था, लेकिन आज भी ये पार्टीज इनके इसी हक के लिए लड़ रही हैं। तो क्या यहां पर मैं इनसे क्वेश्चन पूछ सकता हूं कि आप 30 साल में भी आप इतना इस हद तक नहीं काम कर पाए कि दलितों को उनका हक मिला, या इस चेंजिंग टाइम्स में इस पैंडेमिक के चलते ये पूरा का पूरा दलित का डेफिनेशन ही चेंज हो गया? तो इसको हम डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में आगे। इसके अलावा जो मेजर न्यूज है, द क्लब ऑफ वायरस डिनायर्स कर्नाटका एपीवरी, ऑल राइट, ठीक है, ऑल राइट गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल नंबर 1। Enabling people to govern themselves. With the pandemic showing up flaws in governance institutions, this is a better way for humanity to face new challenges. Pandemic showing up flaws in governance institutions. दुनिया भर के जो गवर्नेंस के लिए जो इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं, उस पर पैंडेमिक का जो असर पड़ा है, यहां से एक नया रास्ता निकल सकता है कि ह्यूमैनिटी को आने वाले समय पे किस तरह के चैलेंजेस फेस करने चाहिए। तो आर्टिकल इंट्रोड्यूस करते हैं मिस्टर मेहरा जी, कहते हैं कि गवर्नेंस सिस्टम्स हर लेवल पे आप ले लीजिए, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो, नेशनल लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो, लोकल लेवल पे हो, हर जगह का सिस्टम हैज बीन डिसरप्टेड। सिस्टम डिस्टर्ब हो गया, डिस्ट्रक्ट हो गया ड्यू टू दिस पैंडेमिक कोविड-19, राइट। अब इसमें आप जब देख रहे हैं कि बहुत सारे कई सारे सबसिस्टम्स बोले तो बिजनेस एक एरिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक एरिया है, इकोनॉमी एक एरिया है, पब्लिक हेल्थ केयर एक एरिया है, लॉजिस्टिक्स, बिजनेस, एडमिनिस्ट्रेशन, ये इतने सारे सब सिस्टम्स पे एक साथ पैंडेमिक की मार पड़ी है। इससे बड़ी मुश्किल निकल करके ये आ रही है कि गवर्नमेंट अगर एक सिस्टम को सुधारने जाती है तो दूसरा सिस्टम बैकफायर करता है। जहां हम इतने सारे मेडिकल फैसिलिटीज, इतने सारे कैंप्स चला रहे थे, आरोग्य योजना जैसे कॉन्सेप्ट हमने इंप्लीमेंट किया हुआ था, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चला रहे थे, ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल करने के लिए काम कर रहे थे, मलेरिया, डेंगू जैसे डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए काम कर रहे थे। अब जब सरकार के पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, लिमिटेड पैसा है, तो पूरा का पूरा पैसा जो है कोविड की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से दूसरे जो डेथ्स हो रहे हैं उसे हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, राइट। सेकेंड पैराग्राफ ऑथर स्टार्ट करते हैं, मिसमैच इज एविडेंट। किस तरह के मिसमैच के बारे में बात करें तो पहला स्टेटमेंट इन्होंने लिखा है, ह्यूमन सिविलाइजेशन एडवांसेस विद द एवोल्यूशन ऑफ बेटर इंस्टीट्यूशंस टू मैनेज पब्लिक अफेयर्स। लोगों की सभ्यता, किसी भी तरह का सिविलाइजेशन जब बढ़ता जाता है तो पब्लिक अफेयर्स भी बढ़ते जाते हैं, और इन बढ़ते हुए पब्लिक अफेयर्स को मैनेज करने के लिए कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस का जन्म होता है। जैसे मैंने शुरू में कहा था, आज से 400 साल पहले अगर आप जाएंगे, 400 साल पहले की अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। इन 400 सालों में इस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट किया गया, इन्वेंट किया गया। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशंस है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को समय के साथ पिछले 100 साल के अंदर अंदर ही इसे इन्वेंट किया गया है, राइट। तो यहां पर ये चीजें बताती हैं कि किस तरह से जैसी जैसे सोसाइटी बढ़ती जाती है उसी तरीके से इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को भी बनाया जाता है। बट सवाल ये उठता है, क्या ये ऑर्गेनाइजेशंस हर तरह के प्रॉब्लम को केटर करने के लिए डिजाइंड है क्या ये ऑर्गेनाइजेशंस इतने इक्विप्ड हैं क्या कि किसी भी तरह की प्रॉब्लम, किसी भी तरह की सोसाइटल ऑर्डर में किसी तरह का डिसरप्शन आता है तो वन हैंडेड या सिंगल हैंडेडली उसे कंट्रोल कर ले। इंटरकनेक्टेड इश्यूज, किस तरह के इंटरकनेक्टेड इश्यूज? हम लोग सभी ने पढ़ा है, सुना है, यूनाइटेड नेशंस के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसको जरूर आप पढ़ेगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूनाइटेड नेशंस, यूएनजीए, यूएन जनरल असेंबली ने 2015 में 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लॉन्च किया था, इंप्लीमेंट किया था, और कहा था उन्होंने कि 2030 तक हमें ये सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने हैं। और वो जो तीनों वो गोल्स थे, 17 गोल्स थे, वो 3 मेजर एरिया से रिलेटेड थे, एंड द एरियाज आर एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक एंड सोशल एरियाज, ठीक है। और ये जो तीनों ही गोल्स हैं, अब ये जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ऑथर कहते हैं कि इन्हें तुरंत एड्रेस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा सिस्टेमिक चैलेंज हो चुका है। सिस्टेमिक चैलेंज ये इसलिए भी हुआ है क्योंकि ये जो तीनों एरियाज जो आते हैं, एनवायरमेंटल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, सोशल एरिया हो गया, ये तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है।
आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक पे ज्यादा काम कर रहे हो तो बाकी दोनों पे काम ना कर पाए, आपको तीनों पे पैरेलली ही काम करना पड़ेगा। अच्छा, ऑथर ये भी कहते हैं कि अगर इन एरियाज को, इन सिस्टमिक चैलेंजेस को हमको एड्रेस करना है तो हर एक एरिया के लिए, हर स्पेसिफिक एरिया के लिए हम एक एक्सपर्ट को रिक्रूट कर सकते हैं। सपोज हमने हर एक एरिया के लिए एक एक्सपर्ट को रिक्रूट कर भी लिया, तो भी क्या इस चीज की गारंटी है क्या कि वो लोग जो सोल्यूशन बताएंगे वो हर जगह को फिट करेगा? यहां पर जो ऑथर ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि हर एरिया को, हर कंट्री की रिक्वायरमेंट, हर स्टेट की रिक्वायरमेंट, हर लोकल कंडीशन, लोकल एरिया की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। आप एक तरह के सोल्यूशन को, जिस तरह का सोल्यूशन आप, सिंपल सा एग्जांपल यहां पे ऑथर देते हैं कि जिस तरह का सोल्यूशन आप केरला जैसे स्टेट में लगा सकते हैं, उसी तरह का सोल्यूशन आप टोक्यो के लिए लगा सकते हैं क्या? लद्दाख के लिए लगा सकते हैं क्या? सो ऑथर बेसिकली यहां पर कहना चाहते हैं कि आप किसी भी तरह के सोल्यूशन की बात करें, कोई भी एक्सपर्ट सोल्यूशन दे, एक सोल्यूशन हर जगह के लिए इंप्लीमेंटेबल या कारगर साबित हो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपको लोकली सोचना पड़ेगा कि उधर की क्या रिक्वायरमेंट है। सपोज आपने लोकली वहां के रिक्वायरमेंट भी सोच ली, सेकेंड थिंग यू हैव टू डू इज टू गेन द ट्रस्ट ऑफ दैट लोकल पीपल। उधर के लोगों का ट्रस्ट आपको गेन करना पड़ेगा। अ केस फॉर लोकल सिस्टम, यहां पर ऑथर ने एक बहुत ही बेहतरीन लाइन लिखी हुई है, ये आपके डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में बहुत काम आ सकती है। द स्टेटमेंट इज गवर्नेंस ऑफ द पीपल मस्ट बी नॉट ओनली फॉर द पीपल, इट मस्ट बी बाय द पीपल टू। सरकारें जब लोगों को गवर्न करने के लिए, उनके लिए जब पॉलिसीज बनाती हैं, तो यहां पर ऑथर कहते हैं कि ये पॉलिसीज सिर्फ लोगों के लिए ही नहीं, लोगों से आनी चाहिए। मतलब ये यहां पर स्टेटमेंट के थ्रू लोकल पार्टिसिपेशन को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। और यहां पर एक बहुत ही बेहतरीन उन्होंने एग्जांपल भी कोट किया है। उन्होंने कहा कि गांधी जी और उनके जो इकोनॉमिक एडवाइजर्स थे, जैसे मिस्टर जे.सी. कुमारप्पन, इन लोगों ने ग्रास रूट लेवल, लोकल लेवल पे काफी ज्यादा काम किया था। और जो लोकल एंटरप्राइजेस थे, उनकी दिक्कतों के लिए उन्होंने सोल्यूशन भी निकाला था, जो काफी चीजों को ऑब्जर्व करके एक्सपेरिमेंटेशन के बाद निकाला हुआ सोल्यूशन था। आगे वो ये भी कहते हैं कि जो वर्ल्ड की पहली वुमन, देखिएगा ये लाइन, ये फैक्चुअल जरूर याद रखिएगा, मिस एलिनोर ऑस्ट्रम, द फर्स्ट वुमन टू विन द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स इन 2009, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। She had developed the principles for self-governing communities from research on the ground in many countries, including India. उन्होंने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया था, इस तरह की एक थियरी डेवलप करी थी कि जैसे भी आपको डेवलपमेंट चाहिए वो लोकलाइज डेवलपमेंट हो, और उसी के लिए उन्होंने रास्ते बताए थे कि ये कैसे कैसे हम इस तरह का एक सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये पूछते हैं, बताते हैं कि ये लोकल सिस्टम्स की जो सॉल्यूशंस होते हैं ये बेस्ट सॉल्यूशन होते हैं, और इस पर कई सारा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी है। तो यहां पर गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जब इतने सारे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस हैं और ये सक्सेसफुल सिस्टम है, तो आपको क्या दिक्कत है सिटीजन्स को पावर देने में? डिवॉल्व दिस पावर टू द सिटीजन्स। अच्छा, एक इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट की बात माने तो ये कहते हैं कि इनकी मुलाकात एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट से हुई थी, जिन्होंने उन्हें एक इंसाइट दिया था, उन्हें एक इंफॉर्मेशन दिया था कि वो लेडी एक ऐसे आईएएस, कई सारे ऐसे आईएएस ऑफिसर से वो मिली है जो उनके कॉलीग्स के मुकाबले ज्यादा सेंसिबल या ज्यादा सेंसिटिव लोग होते हैं टुवर्ड्स इन्वेंटिंग द कम्युनिटी बेस्ड सोल्यूशन। ऐसे आईएएस ऑफिसर्स उस कम्युनिटी की जो जो दिक्कतें थी उनके साथ मिलकर के जो ऐसे सॉल्यूशंस पे उन्होंने काम किया, ऐसा सॉल्यूशन निकाला जो उस कम्युनिटी को फिट करता हो। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के लिए इन्होंने एक बहुत अच्छा शब्द यूज किया, एक बहुत अच्छा कैप्शन दिया है, दे आर द डिलीवरर्स ऑफ गुड गवर्नेंस। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उसे अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचाना, ये एक आईएएस ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब अगले टॉपिक में, अगले पैराग्राफ में इन्होंने बताया कि किस तरह से आईएएस ऑफिसर्स का रोल चेंज हुआ है। आईएएस ऑफिसर्स कौन है? दे आर द डिलीवरर्स ऑफ गुड गवर्नेंस। अब यहां पर ये ब्रिटिश एरा से आज के एरा को कंपेयर करते हैं। ब्रिटिश एरा के बारे में बात करें, इंडियन सिविल सर्विसेज के बारे में हम जब बात करें, तो उस समय जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी वो मेयरली द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू एंड मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर। ये दो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हुआ करती थी हमारे ब्यूरोक्रेट्स की। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद नेहरू जी का एक बहुत बड़ा सपना था, और नेहरू जी
बिल्कुल मानते थे इस बात को कि अगर हमारे कंट्री को डेवलप करना है तो ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो हमारे देश के फाउंडेशन है, राइट। फाउंडेशन तो है, बहुत अच्छी बात है, बट यहां पर अब उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे चेंज हुई। ब्यूरोक्रेट्स के पास मल्टीपल नंबर ऑफ स्कीम्स आने लगे। स्टेट गवर्नमेंट की अलग से स्कीम्स आती है, उनको भी इनको इंप्लीमेंट करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स आती है, उसे भी उन्हें इंप्लीमेंट करना है। तो अल्टीमेटली उनकी जो काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बहुत ज्यादा वाइड हो गई है, राइट। इसी यहां पर एक ये मीटिंग का एक एग्जांपल देते हैं। 2013 के एक आईएएस ऑफिसर का सीएजी के साथ मीटिंग था। वो मीटिंग का मेजर पर्पस ये था कि वहां पर लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि भाई इतनी सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज आती हैं, स्टिल लोगों तक अगर हम बात करें तो लोगों तक उसका फायदा या कुछ भी हमको चेंज देखने को क्यों नहीं मिल रहा है। तो वहां पे एक आईएएस ऑफिसर ने एक रिपोर्ट प्रेजेंट किया जहां पे उन्होंने बोला कि करंटली मेरे डिस्ट्रिक्ट में अराउंड 300 स्कीम्स आर ऑपरेशनल। इन 300 स्कीम्स में सम आर इंप्लीमेंटेड, some schemes have been developed by the state government and some by the central government। तो इतने सारे स्कीम्स फंक्शनल करने के लिए आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि एक अकेला इंसान इन स्कीम्स को इंप्लीमेंट कर सकता है। और इनफैक्ट यहां पर एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये भी है कि एक लोकलाइज्ड एरिया के पब्लिक को तक नहीं पता होता कि उनके यहां कौन कौन से स्कीम्स रन कर रही हैं। फाइनली आर्टिकल को कंक्लूड करते हुए ऑथर 3 मेजर स्टेट्स के एग्जांपल देते हैं, केरला, ताइवान एंड वियतनाम। इनका यह कहना है और ये रिपोर्ट्स भी हैं कि बाकी के स्टेट्स ने जिस तरह से इस पैंडेमिक को हैंडल किया उससे फार बेटर तरीके से सक्सेस रेशियो बेटर रखते हुए इन तीन स्टेट्स ने इस पैंडेमिक को कंट्रोल किया है। और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट, सबसे बड़ा श्रेय जाता है टू देयर लोकल गवर्नेंस स्ट्रक्चर, लोकलाइज सोल्यूशन, लोकल लोगों की जो रिक्वायरमेंट है, कम्युनिटी बेस्ड जो रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से उन चीजों पे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, इन सभी फैक्टर्स के साथ ये स्टेट्स कई समय से काम कर रही थी। दैट्स वाई आज की डेट में हमको ये देखने मिला कि बाकी सभी जगहों से बहुत अच्छे पोजीशन पर ये स्टेट्स हैं, राइट। तो फाइनली ऑथर इस बात को कहकर के कंक्लूड करते हैं कि गवर्नमेंट को इस सिचुएशन को लेकर के एक सीख लेनी चाहिए दैट हाउ द लोकल गवर्नेंस इज इंपॉर्टेंट, और जो गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो बाय द पीपल भी होना चाहिए। लोगों की जो रिक्वायरमेंट हो, कम्युनिटी की जो रिक्वायरमेंट हो, उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज और लोकलाइज पॉलिसीज बनाना ज्यादा बेटर होता है बजाय आप नेशनल लेवल पे जब एक पॉलिसी को इंप्लीमेंट करते हैं तो, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। येट अनदर चैलेंज टू द दलित मूवमेंट। दलित मूवमेंट की शुरुआत क्या थी, एजेंडा क्या था, आज की डेट में दलित मूवमेंट क्या चल रहा है, किसको इससे फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ, और अल्टीमेटली जिन लोगों के लिए मूवमेंट चालू किया गया था क्या उन तक ये चीजें पहुंच पाई कि नहीं पहुंच पाई, डिस्कस करते हैं। सो दिस आर्टिकल इज रिटन बाय मिस्टर बद्री नारायण। ये कहते हैं कि द पैंडेमिक इज फोर्सिंग अस टू अंडरस्टैंड द चेंजिंग नेचर ऑफ सोसाइटी का नेचर किस तरीके से बदल रहा है। स्पेसिफिकली अगर नॉर्थ इंडिया के बारे में बात करें तो नॉर्थ इंडिया में अलग से दिख रहा है कि मार्जिनलाइजेशन, माइग्रेंट लेबर्स का मार्जिनलाइजेशन, दलित्स का मार्जिनलाइजेशन किस हद तक पहुंच चुका है, ऐसा ये आर्टिकल में बोला जा रहा है। तो आर्टिकल में सेकंड पैराग्राफ में ऑथर कहते हैं कि दिस पैंडेमिक हैज ब्रॉट अबाउट 2 इंपॉर्टेंट शिफ्ट्स इन द पॉलिटिकल डिबेट्स के बारे में बात करें तो 2 मेजर शिफ्ट लाया है, एज वेल एज फोकस भी लाया है। फोकस नंबर 1 इन चीजों पर है कि इतने सारे लोग माइग्रेट कर रहे हैं, लोगों की सफरिंग्स, पुअर लेबरर्स की सफरिंग्स। सेकेंड पॉइंट ये है इन्हीं लोगों के लिए जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है और सेफ्टी है आज जाकर के लोगों के नजर में आ रहा है। चेंजिंग वोकैबुलरी, क्या चेंज हो रहा है, किसकी वोकैबुलरी चेंज हो रही है। रिसेंटली जो कुछ भी हम डिबेट्स देख रहे हैं वो क्लास बेस्ड वोकैबुलरी पे जा रहा है। मतलब यहां पे बेसिकली बोलना चाह रहे हैं कास्ट बेस्ड जो डिबेट्स हैं या दलित्स के जो मूवमेंट्स थे वो अचानक कहां पे गायब हो गए। दलितों के मूवमेंट के लिए एक बहुत बड़ी पार्टी इंडिया में तैयार हुई थी आज से 30 साल पहले, जिसको लीड करती हैं बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मिस मायावती, या एक और नेताजी जो एक नेता नहीं बोलूंगा मैं आगे, जो एक नेताजी बन चुके हैं मिस्टर चंद्रशेखर आजाद। ये लोग अब कहां है दलित्स के राइट को लेकर के, अब ये क्यों नहीं धरना करते हैं दलित्स के राइट को लेकर के, कहां ये अचानक गायब हो गए। या तो ऐसा हो सकता है कि अपने आप को इस
चेंजिंग या शिफ्टिंग इस डायनेमिक पॉलिटिक्स में अपनी जगह नहीं दिखा पा रहे, या दलितों के लिए ये आवाज नहीं उठा पा रहे। आगे लिखा हुआ स्टेटमेंट, देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स अमंग द माइग्रेंट लेबर्स बट दलित लीडर्स इन नॉर्थ इंडिया हैव नॉट बीन एबल टू रिप्रेजेंट देयर कंसर्न्स। जब इतना बड़े स्तर पे माइग्रेशन हो रहा था तो इसमें हर कैटेगरी के लोग थे। आई डिडंट अंडरस्टैंड कि ऑथर ने स्पेसिफिकली यही दो कम्युनिटी के लिए क्यों बात करी। एनीवेज, तो इनका मानना है कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के काफी सारे माइग्रेंट लेबर्स माइग्रेट किए, लेकिन जो लोग इनको रिप्रेजेंट करते हैं, जो इनकी बातों को पार्लियामेंट में सदन में रखते हैं, वो अब कहां गायब हो गए। ऑथर कहते हैं कि 1990s में बहुजन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था और जिस मूवमेंट की शुरुआत से एक नई पार्टी उभर करके आई जिसका नाम है बहुजन समाज पार्टी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश जैसे शहर में राज भी किया और आज की डेट में एक नया नेशनल पार्टी का स्टेटस भी मिला हुआ है। तो ये जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था और पार्टी का जो इमर्जिंग था, ये दोनों ने एक दूसरे को म्यूचुअली सपोर्ट किया। लेकिन ऑथर यहां पर क्वेश्चन करते हैं कि अब कहीं ना कहीं दलित मूवमेंट गायब हो चुका है। अब क्यों ऐसा हमको कहीं इस तरह के स्लोगन्स या इस तरह के डिबेट्स नहीं मिलते जहां पर दलितों के प्रॉब्लम को डिस्कस किया जा रहा हो। सो फाइनली ये कंक्लूड करते हैं कहते हुए कि दलित मूवमेंट इज कॉन्स्टेंटली फेसिंग न्यू चैलेंजेस। दलित मूवमेंट जो एक अलग एजेंडा से चालू हुआ था, कॉन्स्टेंटली उसके चैलेंजेस चेंज होते रहते हैं और सबसे बड़ी सवाल पूछने वाली बात यह है कि इन मूवमेंट्स को जो लोग लीड करते थे, जो लीडर्स थे, वो इस करंट पॉलिटिकल सिनेरियो में क्यों इनकी बातों को सामने नहीं रख पा रहे हैं। बहुत ज्यादा दलित मूवमेंट में मार्जिनलाइजेशन हुआ है, बहुत सारे दलित्स का मार्जिनलाइजेशन हुआ है दूसरे फ्लैग्स में। तो अल्टीमेटली उस मूवमेंट का क्या हुआ जो एक सपने के साथ चालू हुआ था। फाइनली उनके लास्ट वर्ड्स है, दलित मूवमेंट हैज टू इवॉल्व न्यू सोशल स्ट्रेटेजीज फॉर इट्स एक्सपेंशन इन ऑर्डर टू कीप अप विद द चेंजिंग टाइम्स। पैंडेमिक कोविड-19 के चलते आप ये देख सकते हैं कि बहुत सारे इस तरह के जो मूवमेंट्स थे वो कहीं ना कहीं सबसाइड हो गए हैं, राइट। तो यहां पर ऑथर फाइनली कहते हैं कि ये दलित मूवमेंट को एक नया चेहरा देना चाहिए, एक इवोल्यूशन होना चाहिए और इन्होंने जिस चीज के लिए स्टार्ट किया था वो काम इन्हें आगे कंटिन्यू करना चाहिए विथ देयर चेंज प्लान, चेंज पैराडाइम्स, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।